प्रिय हिंदी मित्रों, नमस्कार। हाईटेक हिंदी परिवार में आपका स्वागत है। एक नए महत्वपूर्ण और ज़रूरी वीडियो के साथ आज हम पुनः उपस्थित हैं। रिवीजन सीरीज डेली का वीडियो चल रहा है और इसके अंतर्गत हम बात कर रहे हैं छायावाद पर। हमने बार बार आपसे कहा है कि अब तक रिवीजन सीरीज डेली के अंतर्गत हमने करीब 40 से 41 वीडियो लाए हैं। प्रतिदिन हम कम से कम 30 से 40 प्रश्नों पर, 50 प्रश्नों पर और तथ्यों पर बात करते हैं। इस हिसाब से आप देखें कि कितने प्रश्नों का अब तक रिवीजन हो चुका है। तो हमारे वे प्रतिबद्ध मित्र जिन्होंने पिछले वीडियोज़ को नहीं देखा है, हम उनसे एक बार रिक्वेस्ट करते हैं कि उनको जा कर के इन सारे वीडियोज़ को समय रहते देख लेना चाहिए, क्योंकि जब भी लॉकडाउन खुला तो सबसे पहले आपकी परीक्षाओं की घोषणा होगी और बहुत नियत समय के अंदर बहुत जल्दी परीक्षाएं करा ली जाएंगी। इसलिए आप किसी भी फेर में मत रहें, इंतज़ार बिल्कुल ना करें और अपने समय का बेहतर सदुपयोग करें, ताकि जब भी परीक्षाएं आएँ तो आप उनमें बेहतर कर सकें। हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण पोर्शन छायावाद, और छायावाद पर हम बात कर रहे हैं अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के, जिनमें हम उन सभी ज़रूरी प्रश्नों पर बात करते हैं जो परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण हैं या जिनके परीक्षा में पूछे जाने की सर्वाधिक संभावना है। तो आइए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। और आज के वीडियो का पहला प्रश्न है, उस पार किसकी आत्मकथा है। पूछा गया है प्रश्न, उस पार किसकी आत्मकथा है। एक बात तो यहाँ आपको ये भी पता चलेगी कि उस पार ये जो रचना है किस विधा की है। किस विधा की है? आत्मकथा। अब देखिए, हमने आपको यहाँ एक प्रश्न के साथ एक प्रश्न और बताया। इस प्रकार जब हम कम प्रश्नों पर बात करते हैं तो उनके साथ साथ जो तथ्य बताते हैं, करीब करीब मेरा जो अनुमान है कि आपको प्रतिदिन एक वीडियो के अंतर्गत हम कम से कम 50 से 75 तथ्य या प्रश्न ऐसे बताते हैं जो परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है। अब देखिए, उस पार जो है किस विधा की रचना है? आत्मकथा विधा की रचना है। पूछा गया है किसकी रचना है? नलिन बिलोचन शर्मा की, मोहनलाल महतो वियोगी की, लक्ष्मी नारायण मिश्र की और भगवती चरण वर्मा की। इसका सही उत्तर होगा मोहनलाल महतो वियोगी। हमने जब भी पढ़ा है तो हमें पता है कि छायावाद जो 1918 से शुरू होता है और 1936-37 तक जिसका काल है, 38 तक भी कई बार माना जाता है, कई विद्वान मानते हैं। तो इस दौरान जो महत्वपूर्ण कवि हुए हैं वे 4 रहे हैं, जो अक्सर हमारे दिमाग में आते हैं, जिनसे अक्सर परीक्षा में प्रश्न आते हैं। उनके क्रमानुसार नाम है जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा। अक्सर जो प्रश्न पूछे जाते हैं वे इन्हीं 4 लोगों से पूछे जाते हैं। लेकिन छायावाद के अंतर्गत भी तमाम सारे कवि ऐसे हैं जो गौड़ कवि हैं, आते हैं छायावाद के समय अवधि में, लेकिन उन पर बात कम होती है। परीक्षा में वहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो उन्हीं में से एक कवि हैं मोहनलाल महतो वियोगी। लक्ष्मी नारायण मिश्र भी छायावाद के दौरान के ही कवि हैं। भगवती चरण वर्मा छायावादोत्तर और नलिन बिलोचन शर्मा छायावादोत्तर दौर के कवि हैं। छायावाद पर हमने कुछ और बातें आपको बताई थी, जैसे कि छायावाद शब्द के प्रथम प्रयोक्ता कौन है? मुकुटधर पांडे हैं, जिन्होंने इसका पहला प्रयोग कब किया था? जबलपुर से प्रकाशित होने वाली जो पत्रिका थी, नाम जिसका था श्री शारदा, हमने आपको बताया है। श्री शारदा में उन्होंने लेख लिखा था, 4 किस्तों में लेख छपा था। और बाद में जो है 1920 में सुशील कुमार ने हिंदी में छायावाद एक करके एक लेख सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित करवाया था, जिसमें संवादात्मक लेख प्रकाशित हुआ था 4 विद्वानों के बीच, सुशीला देवी, हरिकिशोर बाबू, राम नरेश जोशी और सुमित्रानंदन पंत। इसके द्वारा जो है हिंदी साहित्य में छायावाद पर विशेष रूप से बात होनी शुरू हुई। प्रश्न पूछा गया था कि उस पार किसकी आत्मकथा है। इसका सही उत्तर होगा मोहनलाल महतो वियोगी। आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि लक्ष्मी नारायण मिश्र और भगवती चरण वर्मा के जन्म स्थान कहाँ हैं। जन्म स्थान पर हमने एक वीडियो बनाया है, हम उम्मीद करते हैं कि आप उस वीडियो को देखेंगे अगर आपको इनके बारे में पता नहीं होगा। कविता पुस्तक अंतर जगत। अब देखिए, ये अंतर जगत जब भी आए तो आपको समझना चाहिए ये काव्य संकलन है। कविता पुस्तक अंतर जगत किसकी रचना है? नलिन बिलोचन शर्मा, मोहनलाल महतो वियोगी और लक्ष्मी नारायण मिश्र, भगवती चरण वर्मा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, लक्ष्मी नारायण मिश्र की रचना है कविता पुस्तक अंतर जगत। अगला प्रश्न,
अपलक और क्वासी किसकी कविताएं हैं? परीक्षा में बहुत पूछा जाता है और इसका सीधा सा उत्तर आप सबको पता है, बालकृष्ण शर्मा नवीन। ये किसकी रचना है? बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचना है। गोपाल सिंह नेपाली, केदारनाथ मिश्र प्रभात और भगवती चरण वर्मा ये सभी छायावाद और छायावादोत्तर दौर के महत्वपूर्ण कवियों में गिने जाते हैं। अगला प्रश्न है, सूल फूल और प्रवासी के गीत किसकी रचनाएं हैं? पूछा गया है परीक्षा में, यही प्रश्न बस पूछे जाते हैं। सूल फूल और प्रवासी के गीत किसकी रचनाएं हैं? रामकुमार वर्मा ऑप्शन में दिया हुआ है, नरेंद्र शर्मा, जानकी वल्लभ शास्त्री और रामनाथ सुमन। ये जो सभी चार के चारों नाम हैं, ये चारों नाम छायावाद से संबंधित है। अभी प्रश्न पूछा गया है कि सूल फूल और प्रवासी के गीत किसकी रचनाएं हैं? नरेंद्र शर्मा महत्वपूर्ण गीतकार थे और उनकी ये रचना है सूल फूल और प्रवासी के गीत। ये महत्वपूर्ण रचना किसकी है? नरेंद्र शर्मा की है। अगला प्रश्न है, रामकुमार वर्मा को उनके इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। तो आपको यहाँ से एक प्रश्न मिला कि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा है? रामकुमार वर्मा ने लिखा है। आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किस वर्ष प्रकाशित हुआ था। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा पर हमने एक पूरा वीडियो बनाया है। हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद भी आया होगा। जिन मित्रों ने नहीं देखा होगा उनको जाकर के उस वीडियो को देखना चाहिए। अभी क्या पूछा गया? रामकुमार वर्मा को उनके इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास पर डीलिट की उपाधि किस विश्वविद्यालय ने प्रदान की थी? ये पूछा गया है प्रश्न इसमें। इलाहाबाद विश्वविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, शांति निकेतन और नागपुर विश्वविद्यालय ऑप्शन में दिए हुए हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो है, यहाँ से रामकुमार वर्मा जी का जुड़ाव था। इस विश्वविद्यालय में उन्होंने काम किया था औपचारिक तौर पर और इलाहाबाद में ही वे रहते थे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय और शांति निकेतन की जगह पर नागपुर विश्वविद्यालय इसका सही उत्तर होगा। यानी नागपुर विश्वविद्यालय ने उनके ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास पर उनको डीलिट की उपाधि प्रदान की थी। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा एक काव्य रामकुमार वर्मा का नहीं है? ये पूछा गया है कि एक काव्य रामकुमार वर्मा का नहीं है और उसका नाम है क्या? कलापी। आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि कलापी ये रचना जो है ये किसकी रचना है। बताने को हम भी आपको बता सकते हैं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इतने अच्छे प्रतियोगी जुड़े हुए हैं, हाईटेक हिंदी से इतने प्रतिबद्ध मित्र जुड़े हुए हैं, आपके कमेंट पढ़ करके जो है मन खुश हो जाता है कि सभी जितने भी कमेंट करते हैं सब बिल्कुल सही कमेंट करते हैं। कलापी आप बताएंगे कि किसकी रचना है? चित्तौड़ की चिता, रूपराशि और चित्ररेखा, ये रचनाएं किसकी हैं? रामकुमार वर्मा की हैं। चित्ररेखा नाम से एक प्रेमाख्यानक कवि हुए हैं जिन्होंने भी काव्य लिखा है। आप बताएंगे कि चित्ररेखा किसकी रचना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से एक विद्वान का जन्म काल सुमेलित नहीं है। आपको कमेंट करके बताना है कि किसका जो है जन्म काल इसमें से सुमेलित नहीं है। रामकुमार वर्मा सागर मध्य प्रदेश, लक्ष्मी नारायण मिश्र बस्ती आजमगढ़। ये बस्ती जो है ये इनके गांव का नाम है जो पड़ता है आजमगढ़ ज़िले में, जबकि उत्तर प्रदेश में बस्ती नाम का एक ज़िला है जहां से आचार्य रामचंद्र शुक्ल का संबंध है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म हुआ था अगोना बस्ती में। मोहनलाल महतो वियोगी, ये जो है इनका जन्म स्थान कहाँ पर है? गया में। अभी ये जो रामनाथ सुमन है इनका जन्म स्थान इलाहाबाद ना होकर के कहीं और है। आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि ये उत्तर तो सही है कि सुमेलित नहीं है। रामनाथ सुमन, इलाहाबाद से इनका संबंध नहीं था। इनका जन्म स्थान कहाँ था ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक विद्वान कई वर्षों तक महात्मा गांधी का निजी सचिव रहा था? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपके लिए नई जानकारी है। जानकी वल्लभ शास्त्री, जमनालाल बजाज, तारकनाथ बाली और रामनाथ सुमन। पूछा गया है कि निम्न में से एक विद्वान कई वर्षों तक महात्मा गांधी का निजी सचिव रहा था, पर्सनल सेक्रेटरी रहा था, कौन है वो नाम? इसका सही उत्तर होगा रामनाथ सुमन। रामनाथ सुमन ऐसे विद्वान थे जो बहुत समय तक महात्मा गांधी के निजी सचिव थे। अगला प्रश्न है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा के काव्य एकलव्य को छायावादी अभिव्यंजना का एक श्रेष्ठतम महाकाव्य किस विद्वान ने माना है? अभी यहाँ आपको एक प्रश्न मिल रहा है। प्रश्न है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा की रचना क्या है? एकलव्य। और एकलव्य जो है क्या है? महाकाव्य है। अभी पूछा गया है कि छायावादी अभिव्यंजना का श्रेष्ठतम महाकाव्य है, ऐसा माना किसने है? तो इसका सही उत्तर होगा सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत ने माना है कि जो एकलव्य काव्य है डॉक्टर रामकुमार वर्मा का, वह छायावादी अभिव्यंजना का एक श्रेष्ठतम महाकाव्य है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सुमित्रानंदन
पंत। आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि प्रसाद, पंत, निराला और दिनकर इनके जन्म स्थान कहाँ हैं, इनका जन्म कहाँ कहाँ हुआ था, ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। कई बार ये प्रश्न टीजीटी पीजीटी की परीक्षाओं में पूछा जाता है। अगला प्रश्न, बनबाला किसका प्रथम काव्य संग्रह है? बनबाला किसका प्रथम काव्य संग्रह है, ये पूछा गया है और ये आपके लिए नई जानकारी होगी, क्योंकि जो ऑप्शन दिए हुए हैं ये ऑप्शन आपको बहुत सरप्राइज करने वाले हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, रामस्वरूप चतुर्वेदी और बच्चन सिंह। अब ये क्या है, इनमें से कोई भी जो है कवि नहीं है, लेकिन कवि ना होने का यह मतलब नहीं है कि इन्होंने कविताएं नहीं लिखी हैं। हो सकता है कि शुरुआती दौर में इन्होंने कविता लेखन का कार्य किया हो। तो बनबाला नाम से किसका प्रथम काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ था, इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र ने जो है बनबाला नाम से कविता संग्रह लिखा था। अगला प्रश्न है, गीत संग्रह विपंची किसकी रचना है? पूछा गया है गीत संग्रह विपंची किसकी रचना है, इसका सही उत्तर होगा रामनाथ सुमन। यह रचना किसकी है? रामनाथ सुमन की रचना है। अगला प्रश्न है, उत्तर छायावादी रचनाओं को छायावाद का दूसरा उन्मेष किस आलोचक ने कहा? उत्तर छायावादी रचनाओं को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? स्वच्छंदतावाद काल कहा है। अभी पूछा गया है कि छायावाद का दूसरा उन्मेष किसने कहा है, ये बताना है आपको। छायावाद का दूसरा उन्मेष कहा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। किसने कहा है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। 19 अगस्त 1907 को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म आरत दुबे का छपरा बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 19 मई 1979 को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म अगोना बस्ती में हुआ था 1884 में और मृत्यु हुई थी 1941 में। तो ये जो है कुछ महत्वपूर्ण बातें नहीं। उत्तर छायावादी काव्य को छायावाद का दूसरा उन्मेष किसने कहा है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 4 महत्वपूर्ण उपन्यास लिखे हैं। आप हमें क्रमानुसार उनके नाम बताएंगे कि उन उपन्यासों के क्रम क्या हैं, ये बात आप हमें कमेंट करके बताएंगे। अगला प्रश्न है, प्रसाद, निराला और पंत की रचनाओं में रति के मांसल और आवेशमय रूप के विविध पक्षों की अभिव्यक्ति मिलती तो है, किंतु धीरे धीरे इन कवियों ने स्थूल प्रणय बंधन से ऊपर उठने का प्रयास करते हुए उसे एक व्यापन जीवन चेतना के अंग रूप में अर्थात जीवन के सर्वतोमुखी विकास के सोपान के रूप में ग्रहण किया। किसका कथन है, ये पूछा गया है। ये कथन किसका है? अब परीक्षा में आपसे बस इतना ही पूछा जाएगा कि प्रसाद, निराला, पंत की रचनाओं में रति के मांसल और आवेशमय रूप के विविध पक्षों की अभिव्यक्ति मिलती है, ये किसने कहा है? इतना ही पूछा जाएगा आपको और कथन कारण के रूप में ये सवाल आपसे पूछा जाएगा। तो इसका सही उत्तर आपको बताना होगा। इसका सही उत्तर है डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य के इतिहास नाम की पुस्तक को संपादित किया है डॉक्टर हरदयाल के साथ मिलकर के। अगला प्रश्न है, वर्षांत के बादल किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन, नरेंद्र शर्मा, रामेश्वर शुक्ल अंचल और माखनलाल चतुर्वेदी ऑप्शन में दिए हुए हैं। हरिवंश राय बच्चन का नाम जब भी आता है तो मधुशाला, मधुबाला और मधुकलश का नाम लिया जाता है। माखनलाल चतुर्वेदी को हिम तिरंगड़ी के लिए याद किया जाता है, जिस पर उन्हें पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और वर्षांत के बादल जो रचना है ये किसकी रचना है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी है, रामेश्वर शुक्ल अंचल की रचना है वर्षांत के बादल। अगला प्रश्न है, किस छायावादी कवि की तुलना अमेरिकी कवि वाल्ट व्हिटमैन से की जाती है? वाल्ट व्हिटमैन से किसकी तुलना की जाती है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा निराला। निराला को ओज और औदात्य का कवि माना जाता था और इसीलिए जो है उन्हें अमेरिकी कवि वाल्ट व्हिटमैन से उनकी तुलना भी की जाती थी ऊपरी तौर पर। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की अगर बात की जाए तो बंगाल प्रांत में जो मेदिनीपुर जिला था वहाँ महिषादल नाम की रियासत में 1899 में इनका जन्म हुआ था और मृत्यु हुई थी इलाहाबाद में 1961 में। पिता का नाम था राम सहाय त्रिपाठी। इनकी जो पहला काव्य संग्रह है उसका नाम है अनामिका और जो अंतिम काव्य संग्रह है उसका नाम है सांध्य की कली। ये महत्वपूर्ण चीज़ है। खड़ी बोली की प्रथम कविता इनकी है जूही की कली और अंतिम कविता है पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ। तो ये कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। पिछले वीडियो में हमने आपसे प्रश्न पूछा था, महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना पर मिला? इसका बिल्कुल सही जवाब सभी मित्रों ने दिया है। इसका सही उत्तर होगा यामा। यामा पर उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था और साथ ही साथ यामा पर उनको एक पुरस्कार और मिला था। पिछले वीडियो में हमने उसका उत्तर बताया था, तो इस बार आप हमें बताएंगे कि महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार के साथ साथ यामा पर और कौन सा पुरस्कार मिला था? शेखसरिया पुरस्कार, मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार,
ज्ञानपीठ पुरस्कार तो बता ही दिया गया है, द्विवेदी पदक या भारत भारती। ये 4 ऑप्शन अगर आपको दिए जाएं तो आपको बताना है कि यामा जो है, यामा पर उनको ज्ञानपीठ के अलावा और कौन सा पुरस्कार मिला था। आज की वीडियो का प्रश्न है, किस रचना को छायावाद का घोषणा पत्र माना जाता है? पल्लव, झरना, कामायनी और राम की शक्ति पूजा। बहुत आसान प्रश्न है और हम उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मित्र जो है कमेंट करके इसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो ये रहा आज